इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इतिहास में अगर हम बात करें मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करनी है, 1200 से लेकर 1740 के बीच में किस प्रकार से भारत का इतिहास रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। वन शॉट ये वीडियो रहने वाला है। तो आप कौन से सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर हम बात करें हाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है तो उस वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप के ऑप्शन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका यही सपोर्ट जो है इम्पोर्टेंट है कि अगर आप वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करते हो तो आपको नए वीडियो देखने को मिलते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में, उसके बाद यूनिट सेकेंड की, यूनिट थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ की एक साथ हम बात करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट आपकी रहने वाली है दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपकी स्थापना से लेकर खिलजी शासन के बारे में बात करनी है। तो पहला प्रश्न आपका देखने को मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी बाजार नियंत्रण जो पॉलिसी थी उसका विस्तार से वर्णन करना है। किस प्रकार से वो मार्केट को कंट्रोल करता था, वो उसकी पॉलिसी क्या थी, क्या यह केवल सैन्य आवश्यकता के लिए थी या फिर अगर हम बात करें जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा था इसका, इसके बारे में बात करनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर 1316 के बीच में बाजार नियंत्रण नीति इसकी अगर हम बात करें मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे साहसिक और आपके व्यवस्थित और आपके कठोर आर्थिक प्रयोग में से एक है। तो ये एक ऐतिहासिक कदम था। ओके, अगर हम बात करें व्यवस्थित था और अगर हम बात करें कठोर आर्थिक प्रयोग था ये। इसमें अगर हम बात करें इतिहासकार मानते हैं जैसे कि आपका जियाउद्दीन वरानी जो थे अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। तो क्या क्या थे इसमें प्रावधान, इसका वर्णन कर लेना है। तो प्रश्न पूछा गया है कि क्या बाजार नीति थी आपके, यहाँ पर अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, अगर हम बात करें जो सुल्तान ने दैनिक उपयोग में आने वाली जो हर वस्तु होती है जैसे कि अनाज, कपड़ा, चीनी, घी, ये सारी चीज़ें होती है, इनका जो भाव है वो निश्चित कर दिया था। ये कीमत दिल्ली की जो औसत उत्पादन लागत और आपके परिवहन व्यय के आधार पर तय की गई थी। अगर हम बात करें बाजार का वर्गीकरण तो यहाँ पर आपके दिल्ली में जो है आपके 3 प्रमुख बाजार स्थापित किए गए थे। मंडी, दूसरा आपके सराय ए अदल और आपकी घोड़े और दास और आपके मवेशियों का बाजार। यहाँ पर अगर हम बात करें मंडी की, अगर हम बात करें तो इसके अलग अलग जिलों में होने वाले अनाज का हिसाब यहाँ पर रखने के लिए जो है आपके शाहना ए मंडी की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम बात करें बाजारों का वर्गीकरण किया जाता था, मंडी, सराय ए अदल, ये जो है आपके वस्तुओं का जो है आपके सरकारी बाजार जो है किस प्रकार से चलना चाहिए वो यहाँ पर निश्चित करती थी। अगर हम बात करें प्रशासन की देखरेख तो इस नीति यानी कि जो बाजार की नियंत्रण नीति जो है उसमें अगर हम बात करें प्रशासन की देखरेख में आपको देखने को मिलता है। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए जो है आपके दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य विभाग नामक एक नया विभाग बनाया गया था। बाजार के हर कोने पर जो है नज़र रखने के लिए जो है आपके गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। शाइनिंग प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके आपातकाल की स्थिति के लिए जो है आपके दिल्ली के आसपास जो है आपके विशाल यहाँ पर राजकीय अन्नागार बनाए गए थे जहाँ पर आपके सीमित मात्रा में अनाज का वितरण होता था। अगर हम बात करें आपका जो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इस नीति का उद्देश्य क्या था और क्या यह केवल सैन्य आवश्यकता के लिए था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये सच है कि इस नीति का उद्देश्य मूल रूप से जो है आपके विशाल जो स्थायी सेना है उसका रखरखाव था। लेकिन अगर हम बात करें आपका जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको यहाँ पर मंगोल जो आक्रमण है उसको खतरे से निपटने के लिए ये एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी। लेकिन दिल्ली का जो राजकोष था इतना विशाल नहीं था, वह सभी सैनिकों का ऊंचा वेतन दे सके, इसलिए जो है उसने ये चीज़ें की थी। सैन्य तरक्की की अगर हम बात करें तो यदि वह सैनिकों को वेतन नहीं बढ़ा सकता था तो वस्तुओं की कीमत को इतना कम कर दिया कि वह कम वेतन में भी सैनिक अपनी जीवन स्तर बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सैनिकों का जीवन स्तर बनाए रखने के लिए जो है आपके ये चीज़ें की गई थी और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये चीज़ें की गई थी। जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी थी वो आपकी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गया था। तो इससे जो है जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी लाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो उससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था। हालांकि इस नीति ने जो है आपके सेना के लिए जो है आपके वरदान था, लेकिन आम जनता और व्यापारियों पर जो है निश्चित अगर हम बात करें प्रभाव पड़ा था नकारात्मक। सैनिकों और शहरी जो गरीबों के लिए जो है लाभ हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली के आम लोग जो थे खासकर सैनिक और आपके निम्न आय वर्ग के जो लोग होते थे उनको
वस्तुओं के कारण जो है काफ़ी राहत मिली थी। महंगाई पर जो है आपके पूरी तरह जो है लगाम लगाई गई थी। व्यापारियों के लिए जो है यह दमनकारी था। व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्हें जो है नुकसान होने पर भी सरकार द्वारा जो है तय कीमतों पर जो है माल बेचना पड़ता था। और हम बात करें, उन्हें अपनी वस्तु का हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। किसानों पर दबाव था, उनको भी ज़्यादा मतलब भाव नहीं मिलता था। ये चीज़ें देखने को मिलती है। अस्थायित्व देखने को मिलता है। यह नीति जो थी पूरी तरह से जो आपके अलाउद्दीन खिलजी की व्यक्तिगत शक्ति पर टिकी थी। जैसे ही सुल्तान की मृत्यु हुई, यह प्रणाली ढह गई थी, क्योंकि यह जनता की स्वेच्छा पर आधारित नहीं बल्कि भय पर आधारित थी। ओके, यहाँ पर हम बात कर पाए, जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है निष्कर्ष। तो यहाँ पर हम बात करें, यह कहना सही है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण जो नीति है केवल सैन्य आवश्यकताओं से प्रेरित थी, लेकिन इसका प्रभाव जो है कमांड इकोनॉमी यानी कि जो यहाँ पर कमांड इकोनॉमी की तरह हो गया था, जिसने जो है आपके राज्य के पूरे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित किया था। यह अल्पकाल में तो सफल रही, लेकिन लंबे समय के लिए जो है जनता के लिए जो है दमनकारी तंत्र साबित हुआ था। अगर हम बात करें बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है और लौह नीति की जो आपकी रक्त लौह की नीति थी, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसके बारे में बात करनी है। तो गयासुद्दीन बलबन जो था, उसका शासनकाल आपके 1266 से लेकर आपके 86 के बीच में रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण और आपके केंद्रीकरण का युग माना जाता है ये। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अराजकता और आपके 40 अमीरों का समूह जो है बढ़ते सर्वोच्च को समाप्त करने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर बलबन ने जो है कठोर यहाँ पर शासन पद्धति को अपनाया था। यहाँ पर हम बात करें, उसने जो है इतिहास में जो है आपके राजतत्व सिद्धांत और आपके लौह रक्त की नीति के रूप में जाना जाता है। तो उसका जो इतिहास है, उसने जो है आपके क्या किया था कि अपने राजत्व सिद्धांत यानी कि यहाँ पर आपकी उसका जो रक्त है वही आपका शासक वर्ग में शामिल होगा। रक्त लौह की नीति के रूप में जाना जाता है उसका यहाँ पर आपके शासन। अगर हम बात करें बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ किंगशिप की अगर हम बात करें, तो बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था यहाँ पर इस विश्वास पर आधारित था कि यहाँ पर सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होना चाहिए, और ताकि जो है वह जनमानस और आपके अमीरों पर अपना नियंत्रण बनाए रखे। यानी कि जो यहाँ पर शासक है यानी कि जो राजा है वही आपका सर्वोच्च है, वही ईश्वर है आम जन के लिए। तो इससे क्या होता है कि सारे लोग जो हैं उसको उसके खिलाफ नहीं चाहते हैं। देवी सिद्धांत के ऊपर देखने को मिलता है। तो बलबन ने यह घोषणा की थी कि सुल्तान जो है आपके नियाबत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि है, और यहाँ पर जिले ए इलाही यानी कि ईश्वर की छाया उस पर है। उसने जो है जनता को यह विश्वास दिलाया कि सुल्तान का जो है उसके पद पर ईश्वर का प्रदत्त है यानी कि आशीर्वाद है। न केवल अमीरों का समर्थन मिला, न कि यहाँ पर हम बात करें जो अमीरों का समर्थन है वो नहीं है, ईश्वर का समर्थन आपके राजा को है यानी कि बलबन को है। वंशानुगत प्रतिष्ठा, बलबन ने क्या किया था कि अपनी उच्च कुल की परंपरा सिद्ध करने के लिए जो है स्वयं को फारस के पौराणिक योद्धा यानी कि आपका एक सियाब जो है उसका वंशज बताया था। यानी कि अपनी जो कुल की प्रतिष्ठा उसने बताई थी, उसका कुल जो है सबसे ऊपर है और अन्य जो अमीर हैं उन वो नीचे हैं। उच्च प्रशासनिक पदों को जो लोग थे यानी कि अमीर थे उनको हटा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि नीचे कुल का जो व्यक्ति होता है वह पद मिलने पर जो है केवल क्रूर और अहंकार दिखाता है। यानी कि अगर हम बात करें नीच कुल का जो लोग होता है उसको उसने हटाया था, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ऊंचे पद के लोग होते हैं वो भी आपका, और नीचे पद के जो लोग होते हैं वो भी आपका यहाँ पर अहंकार में डूब जाते हैं, और अगर हम बात करें वो डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते हैं। अगर हम बात करें दरबारी औपचारिकता की, अगर हम बात करें तो सुल्तान की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो है उसने फारस की शिष्टाचार सजदा यानी कि झुक कर अभिवादन और आपकी पाइबोज यानी कि सुल्तान के पैर चूमने का अनिवार्य कर दिया था। ये आपको देखने को मिल जाता है। रक्त और लौह की नीति क्या थी, तो यह नीति पूरी तरह से जो है आपकी कठोर सैन्य बल और आपके विद्रोही के निर्दय दमन पर आधारित थी। इसका अर्थ था कि विद्रोहियों के प्रति तलवार का जो है क्रूर उपयोग शासन की अटूट शक्ति होती है। चालीसा का अंत की अगर हम बात करें तो बलबन स्वयं दल 40 का सदस्य था, इसलिए वह जानता था कि जो सुल्तान है उसके पतन का सबसे बड़ा कारण अमीर ही है। यानी कि अगर हम बात करें जो अमीर थे यानी कि 40 लोग जो थे वो पावरफुल थे, वही लोग शासन कर रहे थे। उन्हीं में से एक बलबन था जो कि राजा बना था। लेकिन अगर हम बात करें बलबन जानता था कि यही लोग उसको हरा भी सकते हैं,
तो उसने क्या किया कि उसने छोटे मोटे अपराधों के लिए जो है भी मृत्युदंड और कोड़े मारने की सजा, अपमानजनक दंड देकर उनकी शक्ति को कुचल दिया था। सैन्य व्यवस्था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें उसने जो है आपके सेना को पुनर्गठित किया था, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखता था। और अगर हम बात करें सीमांत क्षेत्रों में उसने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए जो है मजबूत किलों का जो है कतार बनवाई थी। ओके, गुप्तचर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दीवाने बरीद, यहाँ पर आपके बलबन ने जो है आपके गुप्तचर का एक विस्तृत जाल बिछाया था और ये गुप्तचर सीधे जो है सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि जो बलबन के पुत्रों और मंत्रियों पर भी ये गुप्तचर जो है अपनी नज़र रखते थे। अगर हम बात करें आपका जो आंतरिक दमन की, तो ये मेवातियों, दोआब के डाकुओं और गंगा के जो यमुना के विद्रोही हैं उनके प्रति अत्यंत ही क्रूर रुख इसने अपनाया था। तो उसने अपने गाँव को गांव उसने जो है अपने यहाँ पर अपने क्षेत्र के जो भी गांव थे, गांव जला दिए थे और विद्रोही जो जातियाँ थी, जो भी आपके लोग होते थे, उनको दमन किया था। तो उसको यहाँ पर हम बात करें रक्त और लोह की, उसने नीति अपनाई थी। शक्ति के लिए उसने कुछ भी कर दिया था। देखो, यानी कि पावर के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी आलोचना की जा सकती है, उसकी सकारात्मक पक्ष क्या क्या हो जाता है और नकारात्मक पक्ष क्या क्या हो जाता है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो उसने जो है स्टेबिलिटी लाई थी इस रीजन में, सुरक्षा की थी, मंगोल आक्रमण से देश की सुरक्षा की थी और सुल्तान की गरिमा उसने बढ़ाई थी। लेकिन अगर हम बात करें नकारात्मक पक्ष की, तो उसका आतंक का शासन था हो गया था, अमीरों का असंतोष थे उसमें। तो जो अमीर थे, 40 लोग थे जो तुर्क थे, और तुर्की अमीर लोग जो थे, जो कि पावर में थे, वो इससे उससे असंतोषित थे। और हम बात करें अल्पकालिक लाभ हुआ था इससे, ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं चली थी। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो बलबन की नीतियाँ उसकी परिस्थितियों की उपज थी। उसने एक स्वयं शासित शासन प्रणाली विकसित करने के लिए के बजाय जो है आपके जो स्वशासित प्रणाली जो होती है वो उसने नहीं किया था, बजाय उसने क्या किया था कि बल आधारित प्रणाली विकसित की थी। यानी कि अगर हम बात करें जो पावर से जो शासन चलता है उसको उसने विकसित किया था, न कि उसने क्या किया था स्वयं की जो शासित प्रणाली है वो चलाने की कोशिश की थी। यानी कि सारे डिसीजन वही लेगा, ये उसने करने की कोशिश की थी, न कि बला जो यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर हम बात करें यद्यपि वह जो है आपकी दिल्ली सल्तनत को विनाश से बचाने में सफल रहा था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसको डिस्ट्रॉय होने से उसने बचाया था। लेकिन अगर हम बात करें उसका राजत्व सिद्धांत जो है आने वाले समय में मुगल शासकों के लिए जो है एक उदाहरण तो बन गया था। तुर्की सल्तनत की जो नींव थी उसको एक लचीलापन प्रदान न कर सका। लेकिन अगर हम बात करें जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें अगर हम बात करें तुर्की सल्तनत की नींव जो है उसका यहाँ पर आपकी लचीलापन प्रदान नहीं कर सका था ये। और ये जो है आपके राजत्व, यानी कि जो देवताओं का यहाँ पर पुत्र होता है या फिर देवताओं का यहाँ पर या फिर ईश्वर का जो है आपकी प्रतिनिधि जो है शासक होता है, ये उसने सिद्धांत दिया था। ये आपके मुगलों के लिए जो है बहुत अच्छा साबित हुआ था, मुगल शासकों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था, एक उदाहरण बना गया था ये आपको ध्यान रखना है। परंतु तुर्की जो सल्तनत की नींव को यहाँ पर इसने लचीलापन प्रदान न करके कर सका था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा प्रश्न रहने वाला है यूनिट फर्स्ट का, वो रहने वाला है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है। उसके द्वारा शुरू की गई जो आपकी एकता और आपकी चालीसा प्रणाली की विवेचना करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें वास्तविक संस्थापक की, तो यहाँ पर आपकी इल्तुतमिश को जो है आपके 1200 से लेकर यहाँ पर 1211 से लेकर 1236 के बीच में दिल्ली सल्तनत के स्थापना के लिए जो है यहाँ पर माना जाता है। और हम बात करें इसको युग पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ने जो है आपकी दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। लेकिन अगर हम बात करें व्यवस्थित रूप से जो है राज्य का जो स्वरूप है इल्तुतमिश ने प्रदान किया था, इसलिए जो है इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर हम बात करें इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने वैधानिक मान्यता दी थी इसको। और हम बात करें यहाँ पर इल्तुतमिश ने जो है 1229 में जो है आपके बगदाद के खलीफा से खिलाफत यानी कि मान्यता प्राप्त कर ली थी। और इससे जो है आपके वह दिल्ली का जो है एक स्वतंत्र और आपके वैधानिक सुल्तान बन गया था। राजधानी का जो है स्थानांतरण उसने जो है आपके लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। विस्तार और सुदृढ़ीकरण, तो उसने जो है आपके राजपूतों और राजा जो आपके राजपूत राजा थे उसके उनका प्रतिरोध तोड़ा था। बंगाल, बिहार और रणथंबोर, ग्वालियर और आपकी उज्जैन को जीतकर साम्राज्य में मिला दिया था, दिल्ली सल्तनत में मिलाया था उसने। मौद्रिक प्रणाली शुरू की अगर हम बात करें तो उसने जो है सल्तनत की जो है पहली शुद्ध अरबी मुद्रिका यानी कि आपका जो चांदी का टाका है वो शुरू किया था। तांबे का जो है जीतल यहाँ पर चलाया था। और अगर हम बात करें एक स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली की शुरुआत की थी। एकता और 40 प्रणाली की विवेचना करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर अगर हम बात करें एकता और 40 प्रणाली की जो है विवेचना करनी है,
तो यहाँ पर इक्ता क्या था और 40 प्रणाली क्या थी, 40 चोर क्या थे या फिर 40 अमीर क्या थे, उनके बारे में बात करनी है। तो इक्ता और आपके 40 प्रणाली की विवेचना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी इल्तुतमिश ने जो है सल्तनत को यहाँ पर संभालने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये एक भूमि वितरण की एक सैन्य प्रशासनिक पद्धति थी। इल्तुतमिश ने जो है अपने सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के बदले नगद के स्थान पर जो है इक्ता यानी कि भूमि का टुकड़ा देना शुरू किया था। तो उसने जो है भूमि का जो है टुकड़ा दे दिया था और उसको सैनिकों को यहाँ पर उसकी सेना में भर्ती किया था, यानी कि उसके सैनिकों को भूमि दी जाती थी और वो उसकी सेना में काम करते थे। इक्ता प्राप्त करने के लिए जो है आपके इक्तेदार यानी कि मुक्ति कहा जाता था। जो इक्तेदार प्राप्त होता था या फिर जो इक्तेदार होता था उसको मुक्ति कहा जाता था। उसका कार्य जो है उस क्षेत्र में लगान वसूलना और शांति बनाए रखना था। सुल्तान को ज़रूरत पड़ने पर सेना प्रदान करना था। इसने जो है केंद्र को एक दूरस्थ क्षेत्रों में से जोड़ा था, यानी कि जो सेंटर से जो है आपके जो दूर दूर स्थान है वहाँ पर जोड़ा था। चालीसा की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने अपनी सुरक्षा और शासन के में सहायता के लिए जो है 40 तुर्क गुलामों का एक निष्ठावान समूह बनाया था। इन लोगों का जो है पावर इन लोगों के पास पावर ज़्यादातर होती थी और ये जो है आपके सुल्तान के अंतर्गत आते थे। इसने जो है आपके सुल्तान को पुराने अमीरों के षड्यंत्र से सुरक्षा रखा था। तो पुराने जो सुल्तान थे उनसे जो होते थे उनसे सुरक्षा पाने के लिए इल्तुतमिश ने जो है आपके ये सारी चीज़ें की थी और ये जो अमीर थे वो उनकी सुरक्षा करते थे। हालांकि बाद में जो ये 40 सल्तनत की अस्थिरता का कारण बन गए थे। तो यह जो 40 अमीर लोग थे ये आपके सल्तनत के लिए जो है सुरक्षा का कारण बन गए थे। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक स्वरूप का प्रकाश डालना है, सैन्य, न्याय और भू राजस्व विभाग के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग किस प्रकार का था, तो इसको यहाँ पर आपकी आरिज ए मुमालिक होता था। ये इसका प्रमुख यानी कि सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था वो यहाँ पर आपके आजिर ए मुमालिक होता था। ये दिल्ली सल्तनत के काल में सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो इसको यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमुख कहा जाता था और सैन्य विभाग को उस समय जो है आपके दीवान ए अर्ज कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यह विभाग जो था सेना की भर्ती, प्रशिक्षण, निरीक्षण और वेतन भत्ते का प्रबंधन करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है आपके यहाँ पर दाग घोड़े को दागना, हुलिया सैनिकों को जो है रिकॉर्ड रखने की प्रथा ने इस और आपके अधिक अनुशासित बना दिया था। ओके, ये जो आपके हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके न्याय विभाग की तो काजी उल कुजात की अगर हम बात करें तो न्याय का जो है सर्वोच्च अधिकारी काजी ए उल कुजात होता था। सुल्तान ने जो है आपके स्वयं अंतिम अपीलीय न्यायालय था। और अगर हम बात करें जो अंतिम अपीलीय न्यायालय था वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें शहरों में काजी और ग्राम स्तर पर जो है आपके मुंसिफ न्याय का जो है कार्य करते थे और कानून का जो है आपके आधार शरीयत और आपके सुल्तान के अध्यादेश थे। और अगर हम बात करें भू राजस्व विभाग की अगर हम बात करें तो राजस्व विभाग का जो प्रमुख था वजीर होता था और आय का प्रमुख स्रोत जो है आपके खिराज था। यहाँ पर अगर हम बात करें भूमि की पैमाइश के लिए जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आपके मसाहत और आपके यहाँ पर बाद में जो है आपके तुगलक काल में जो है आपकी सिंचाई कर हक ए शरब भी लिया था या लिया गया था। किसानों ने जो है उपज का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में जो है लिया जाता था, जो किसान थे उनसे लिया जाता था। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश द्वारा जो है स्थापित व्यवस्था ने जो आपकी सल्तनत को एक बिखरे हुए यहाँ पर राज्य की से जो है आपके एक संगठित साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। और उसके द्वारा शुरू की गई जो एकता और प्रशासनिक ढांचे की वह आधार बनी जिस पर आपकी बाद में खिलजी और आपके जो तुगलक सुल्तान थे उसने अपने साम्राज्य विस्तार किया था। तो इल्तुतमिश का बहुत ज़्यादा यहाँ पर योगदान रहा है दिल्ली सल्तनत के विकास के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। उसकी सैन्य, न्याय और आपके भू राजस्व जो यहाँ पर प्रणाली थी उसके बारे में। तो किस प्रकार से वो काजी की नियुक्ति किया जाता था, कौन सा सर्वोच्च अधिकारी होता था, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम बात करें आपका यूनिट सेकंड की तो यूनिट सेकंड आपकी रहने वाली है तुगलक और आपकी विजयनगर जो यहाँ पर आपका एम्पायर है, बामनी शाह राज्य है, उसके बारे में बात करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजना जो है आपकी राजनीतिक जो राजधानी परिवर्तन करने की थी, सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन करने की थी, उसकी विश्लेषण करना है। तो यहाँ पर हम बात करें आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपका जो परिवर्तन हुआ था, यहाँ पर हम बात करें राजधानी का, वो क्या घातक हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है राजधानी परिवर्तित की गई थी वो क्यों यहाँ पर आपकी घातक सिद्ध हुई थी। और अगर हम बात करें क्या उसकी असफलता का कारण था
उसकी दूरदर्शिता यानी कि वो उसकी सोच जो है ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी, व्यवहारिकता की कमी थी उसमें। तो ये जो है चारों चीज़ों के बारे में बात करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं और फिरोज शाह तुगलक जो हैं, यहाँ पर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं आपके 1325 से लेकर 1391 के बीच में, और फिरोज शाह जो तुगलक हैं 1391 से लेकर 1388 के बीच में रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत के दो सबसे चर्चित सुल्तान हैं, जहाँ अगर हम बात करें मुग़ल मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं अपने विवादास्पद प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं, वही फिरोज शाह तुगलक जन कल्याण और रूढ़िवादी प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना क्या थी, तो उसने जो है आपके क्या क्या किया है और क्या क्या उसके लिए जो है घातक सिद्ध हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये यूनिट सेकेंड है। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके तुगलक और विजयनगर और आपके बहमनी राज्य के बारे में बात करनी है। तुगलक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करनी है, क्या क्या उसकी योजनाएं थी, क्या क्या असफलता के कारण थे, उसके बारे में बात करनी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को मध्यकालीन भारत का सबसे बुद्धिमान पागल कहा जाता है। तो उसकी विज फूल उसको कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें उसकी योजना जो है सैद्धांतिक रूप से जो है बहुत उन्नत थी, लेकिन अगर हम बात करें जो प्रैक्टिकल थ्योरी जो थे, प्रैक्टिकल उसने सही नहीं किया था, इसलिए जो है वो फेल हो गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोआब में जो है कर वृद्धि की थी उसने, तो जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था वहाँ पर उसने कर बढ़ा दिया था। यहाँ पर दुर्भाग्य से उसने उसी समय जो है आपके अकाल बढ़ गया था और विद्रोह हो गया था। जब तक उसने सहायता भेजी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजधानी परिवर्तन, तो 1327 में जो है उसने जो है आपके दौलताबाद यानी कि देवगिरी राजधानी बदलने की कोशिश की थी, ताकि दक्षिण पर जो है बाहरी नियंत्रण हो सके। यानी कि जो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया जो है, यहाँ पर महाराष्ट्र का जो एरिया है जहाँ पर आपका दौलताबाद है, वहाँ पर उसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ताकि वो जो क्षेत्र है उससे पूरे भारत पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की जनता जो है जबरन स्थानांतरण के लिए जो है आदेश से भारी असंतोष था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो लोग हैं वो दिल्ली में हैं, सारा सिस्टम दिल्ली में काम कर रहा है, और वो शासक चाह रहा है कि अगर आप राजधानी दौलताबाद जाओगे तो आपको काम कम करना पड़ेगा। तो लोग स्थानांतरित नहीं होना चाहते थे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो लोग थे असंतोष फैल गया था उस समय, और ये चीज़ें आपकी होती है। सांकेतिक मुद्रा की अगर हम बात करें तो टोकन करेंसी यहाँ पर आपकी, तो उसने जो चांदी की कमी के कारण जो है तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे। तो इस स्थिति का तुम अनुमान लगा सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पर सोने और चांदी की कमी होती है तो उस एम्पायर का कोलैप्स होना निश्चित है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि जितना सोना होता है और चांदी होता है, वह जो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती है। अगर पीतल के और तांबे के सिक्के चल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी आर्थिक गतिविधियाँ कम हो रही है और लोग गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन वह सिक्कों का जो है टकसाली नियंत्रण में विफल रहा था। तो उसने सोने और चांदी की जगह यहाँ पर आपके तांबे और आपकी पीतल के सिक्के चलाए थे, लेकिन उसका जो है उद्देश्य अच्छा था। लेकिन अगर हम बात करें वह सिक्के का जो है अच्छा खासा यहाँ पर अगर हम बात करें मॉनिटरिंग नहीं कर पाया था। यानी कि अगर हम बात करें जो मॉनिटरिंग होती है, टकसाली नियंत्रण होता है, वो नहीं कर पाया था। लोगों ने जो है आपके घर पर नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे, और इससे जो है अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। अगर हम बात करें खुरासन और आपकी कराचील अभियान, तो ये जो है आपके मध्य एशिया और हिमालय क्षेत्रों में को जीतने के लिए जो है सेना की विशाल यहाँ पर सेना विशाल तैयार की थी, लेकिन बिना रसद यानी कि सप्लाई के और भौगोलिक जो आपकी जानकारी होती है वो उसके पास नहीं थी। और इससे क्या होता है कि आपका यहाँ पर खुरासान और आपके कराचील जो अभियान था वो विफल हो जाता है। अब हिमालय में लड़ने जाओगे और सेना के पास अगर सप्लाई नहीं है तो वो हारेगी ही। क्या कारण था जो है वो आपके यहाँ पर हम बात करें उसका अंत हो गया था। तो उसकी अदूरदर्शिता और अगर हम बात करें यहाँ पर व्यावहारिकता में कमी थी उसके पास। और निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसकी असफलता का कारण जो है आपकी उसकी दूरदर्शिता में कमी थी। और लेकिन अगर हम बात करें उसकी व्यावहारिकता यानी कि प्रैक्टिस जो आपकी प्रैक्टिसिलिटी होती है उसका अभाव था उसमें। तो उसकी दूरदर्शिता और अगर हम बात करें उसका व्यवहार जो था उसमें अगर हम बात करें व्यवहारिक ज्ञान था उसमें कम था। और अगर हम बात करें वो सोच तो अच्छा रहा था, लेकिन अगर हम बात करें वैसा हुआ नहीं है। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक के जो है आपके जन कल्याणकारी कार्यों और उसके द्वारा किए गए जो प्रशासनिक सुधार को वर्णन करना है। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों और प्रशासनिक सुधारों की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत फिरोज शाह तुगलक ने जनता को संतुष्ट करने और आपके राज्य को स्थिर बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया था। जन कल्याणकारी कार्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके दीवाने खिरात दार ए उल शफा और अगर हम बात करें रोजगार
कार्यालय, सिंचाई व्यवस्था, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। प्रशासनिक सुधार की अगर हम बात करें तो जागीरदारी प्रथा देखने को मिलती है, सैन्य सुधार देखने को मिलता है, दासों के लिए विभाग देखने को मिलता है, राजस्व देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है प्रशासनिक सुधार में। तुलनात्मक निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो आधुनिक सुधारक था, जिसने अपनी योजनाओं से जो है आपके साम्राज्य को अस्थिर कर दिया था। वही फिरोज शाह तुगलक जो है एक पुराना ढेर शासक था, जिसने जो है आपके जनता को राहत दी थी। तो लेकिन साम्राज्य की जो आपकी यहाँ पर सैन्य शक्ति थी और केंद्रीय नियंत्रण था उसको कमज़ोर कर दिया था। इससे जो है फिरोज शाह की जो आपके यहाँ पर वंशानुगति जागीरदारियों ने आपके आगे चलकर जो है दिल्ली सल्तनत के विखंडन का रास्ता दिया था। तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक जो था उसने जो है दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर धीरे धीरे करके विनाश कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करें, आपका जो 7वां प्रश्न हो जाएगा वो यूनिट सेकंड का रहने वाला है, विजयनगर साम्राज्य का उत्कर्षण। तो किस प्रकार से उसका स्थापना की जाती है उसके बारे में बात करना है, और पतन होता है उसका कारण क्या क्या था उसके बारे में बात करनी है। इतना वीडियो अगर आपने देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को हाइप करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। होता कुछ नहीं है वीडियो को लाइक करने से, बस लोग ज़्यादा देख पाते हैं। और अगर हम बात करें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये जो है इसकी स्थापना 1336 में होती है। हरिहर और आपके बुक्का ने जो है आपके मोहम्मद बिन तुगलक के दक्कन शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था और तुंगभद्रा नदी के तट पर इसकी नींव रखी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की इस प्रकार से जो नींव रखी जाती है। संगम, सालुव, तुलव और आपके अरावीदु वंश जो है आपके, इन चारों वंश ने जो है आपके इस साम्राज्य की शक्तिशाली बना दिया था। तो ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं संगम, सालवु, ये जो है आपके नाम हैं, तुलावु, ये जो है आपके नाम दे रखे हैं। इन चारों वंश ने मिलकर आपके एक शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय जो है इसके शासनकाल में जो है आपके इस साम्राज्य का जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल में जो है आपके कला, साहित्य और सैन्य शक्ति का जो है अभूतपूर्व विस्तार हुआ था। आंध्र भोज कहा जाता है इसको। और अगर हम बात करें आर्थिक समृद्धि की तो उपजाऊ भूमि, मालाबार तट पर स्थित जो है आपके यहाँ पर बंदरगाह से जो है विदेशी व्यापार और आपकी मंदिरों द्वारा जो है संचालित व्यापारिक केंद्र थे, इसके बारे में बात करनी है। अगर हम बात करें पतन के कारण की तो यहाँ पर आपके तालीकोट का युद्ध, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये पतन का मुख्य कारण था। और बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलाकोंडा के संयुक्त दक्कन, यहाँ पर अगर हम बात करें सल्तनतों ने जो है आपके मिलकर विजयनगर को पराजित किया था। और अगर हम बात करें आपकी राजधानी हम्पी को पुनः जो है आपके पूरी तरह जो है आपके नष्ट कर दिया था। आंतरिक कला की अगर हम बात करें तो शासकों की जो है अयोग्यता और आपके सामंतों की यहाँ अगर हम बात करें विद्रोह ने जो है आपकी केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया था। सैन्य खामियों की अगर हम बात करें तो विजयनगर की सेना ने जो आपके नायकरी व्यवस्था के तहत आपके सेनापतियों के पास अत्यधिक शक्ति थी, जो कि आगे जो है आपके अक्सर जो है केंद्रीय सत्ता को अवज्ञा करने लगे थे। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो आपके विजयनगर का जो है आपके पतन जो है आपके यहाँ पर अगर हम बात करें दक्कन की जो आपकी मुगल या फिर अगर हम बात करें मुसलमान सल्तनतों की एकजुट और आपकी आंतरिक दुर्बलता के परिणाम थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तालीकोट का जो युद्ध होता है उसके कारण पतन हो जाता है, आंतरिक कलह के कारण भी होता है और सैन्य खामियों के कारण भी आपका यहाँ पर पतन हो जाता है विजयनगर एम्पायर का। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है तैमूर लग्न के आक्रमण ने किस प्रकार से जो है दिल्ली सल्तनत को पतन कर दिया था और पतन की ओर धकेला था, उसके बारे में बात करनी है। तो तैमूर जो था आपका वो आपके बाबर का फादर था। ओके, अगर हम बात करें किस प्रकार से इसने यहाँ पर किया था आक्रमण, और अगर हम बात करें किस प्रकार से रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तैमूर लग्न का आक्रमण भारत के इतिहास में एक विनाशकारी मोड़ था, जिसने जो आपकी दिल्ली सल्तनत के पतन का कगार पर लिया है था। तैमूर जो है आपके आक्रमण कैसे ने जो है कैसे पतन की गति दी थी। तो यहाँ पर हम बात करें राजधानी का विनाश, तैमूर ने जो है दिल्ली की में प्रवेश किया था और कत्लेआम मचा दिया था, शहर को पूरी तरह से जो है लूट लिया था। दिल्ली जो कि पूरी वैभव था उसका केंद्र था, उसको शमशान बना दिया था। तुगलक सत्ता का जो अंत कर दिया था। तैमूर ने जो है आपके आक्रमण के बाद जो है तुगलक वंश की केंद्रीय सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी और सुल्तान जो है आपके नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक दिल्ली की छोड़कर भाग गया था और दिल्ली की राजनीतिक गरिमा पूरी तरह से जो है खत्म हो गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की अगर हम बात करें तो केंद्र की जो कमजोरी थी उसका लाभ उठाकर जौनपुर, मालवा, गुजरात, खानदेश जैसे सूबे जो है आपके स्वतंत्र हो गए थे। दिल्ली का जो शासन केवल दिल्ली और आपके आसपास के इलाकों तक सिमट कर रह गया था। अगर हम बात करें आपका विदेशी शासन का डर जो है तैमूर ने जो है
खिजर खां को अपनी प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जिससे जो है दिल्ली सल्तनत पर तुर्क शासन का जो है नैतिक अधिकार समाप्त हो गया था। सैयद वंश के रूप में जो है एक कमजोर उत्तराधिकारी वंश का उदय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो जहां आपके तैमूर का आक्रमण एक बाहरी प्रहार था, जिसने जो है आपकी दिल्ली सल्तनत को प्रशासनिक और आपके राजनीतिक ढांचे की रीढ़ ही तोड़ दी। तैमूर के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अखिल भारतीय स्वरूप पूरी तरह जो है आपके समाप्त हो गया था, वह केवल एक क्षेत्रीय सत्ता बनकर रह गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनिट थर्ड का। तो यूनिट थर्ड आपके रहने वाली है मुगल साम्राज्य का उदय और अकबर के बारे में बात करनी है। तो अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य का उदय जो है किस प्रकार से होता है, और हम बात करें अकबर किस प्रकार से यहाँ पर करता है, उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें आपके मुगल साम्राज्य का जो स्थापना है उसमें आपके बाबर की क्या भूमिका है, उसके मूल्यांकन करना है। पानीपत के प्रथम युद्ध का जो है महत्व क्या है उसको समझाना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य का जो स्थापना है उसमें बाबर की मुख्य भूमिका देखने को मिलती है। बाबर जो है 1526 से लेकर 30 के बीच में वो शासन करता है। और अगर हम बात करें, भारत में एक ऐसे वंश की नींव रखता है जो कि अगले 3 शताब्दियों तक भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं। उसने सैन्य नवाचार किया था। बाबर ने जो है उसकी सबसे बड़ी सफलता जो है तुलगमा यानी कि घेराबंदी, उसने तुगलुमा जो पद्धति होती है, जो युद्ध नीति होती है, उसको शुरू किया था। तोप खाने का प्रयोग किया था। तो उसने क्या किया था, घेरेबंदी के माध्यम से जो है युद्ध किया था, जिससे क्या हुआ था कि जो लोग थे उसको यहाँ पर युद्ध जीतने में आसानी हो गई थी। मुगल थे उनको युद्ध करने में जो है आसान हो गई थी। अगर हम बात करें उसने क्या किया था, पहली बार भारत में बारूद और आपके तोपों का यहाँ पर व्यवस्थित उपयोग किया था, जिससे जो है भारी भरकम जो हाथियों वाली भारतीय सेना असहाय हो गई थी। तो उसने जो है बारूद और यहाँ पर तोप जो होती है उसका भारी रूप से उपयोग किया था और व्यक्तिगत और यहाँ पर नेतृत्व किया था। बाबर एक कुशल नेतृत्व करता था। उसने जो है आपके इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो है उसने सैनिकों को जोश भरने के लिए जो है जिहाद का नारा दिया था। जीत के बाद जो है आपके कलंदर यानी कि उदारता के रूप में प्रसिद्ध हुई पाई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो आपकी कलंदर कहलाता है। अगर हम बात करें लगातार संघर्ष, तो उसने जो है आपके केवल दिल्ली को ही नहीं जीती थी, बल्कि उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी हरा दिया था। अगर हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसका महत्व क्या है, तो लोधी वंश का अंत हुआ था। और अगर हम बात करें नई राजनीतिक प्रणालियाँ यहाँ पर शुरू हुई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर विजय का द्वार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध का महत्व देखने को मिलता है। लोधी वंश का जो है आपके अंत हो जाता है। इस युद्ध ने जो आपके दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंशज लोधी की सत्ता को अंत कर दिया था। नई राजनीतिक प्रणालियाँ, इसमें अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत के नई राजनीतिक जो आपकी शक्तियाँ होती है उसको स्थापित किया था। विजयनगर का जो आपका था विजय का जो द्वार था वो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी पानीपत की विजय के ने जो है आपके बाबर के लिए जो है आपके दिल्ली और आगरा का मार्ग खोल दिया था, जिससे जो है उसने जो है आपके भारत में बसने का मौका मिल गया था। ये आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें आपका यूनिट थर्ड जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर हम बात करें, ये 10वां प्रश्न रहने वाला है। शेरशाह सूरी का प्रशासनिक और आपकी भू राजस्व सुधार मुगल प्रशासन के लिए जो है कैसे जो है आपके आधार कैसे बन गया था उसके बारे में बात करना है। तो उसका प्रशासनिक और भू राजस्व सुधार के बारे में बात करना है शेरशाह सूरी का मुगल प्रशासन के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें शेरशाह सूरी के बारे में बात करना है। तो शेरशाह सूरी जो आपके 1540 से 1545 के बीच में जो है शासन करता है। और अगर हम बात करें, ये एक अफगान था। और यहाँ पर हम बात करें, बाबर जो है एक तुर्क था, ये आपको ध्यान रखना है। यद्यपि एक अफगान था, लेकिन अगर हम बात करें इसने प्रशासनिक सुधार इतने प्रभावी थे कि अकबर जैसे महान यहाँ पर मुगल बादशाह ने भी इसको अपनाया था और अगर हम बात करें आगे बढ़ाया था। तो इसने अच्छे सुधार किए थे। इसने यहाँ पर जब्ती और आपके सर्वेक्षण किया था, यानी कि शेरशाह सूरी ने अपनी भूमि की यहाँ पर सर्वे करवाई थी। और अगर हम बात करें उपज के आधार पर आपकी रेतवाड़ी पद्धति शुरू की थी। और अगर हम बात करें, उसने जो है भूमि को 3 क्षेत्रों में बांट दिया था, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। पट्टा और कुबलियत यहाँ पर शुरू किया था। तो भूमि को यहाँ पर मालिकों का हक दिया जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें, उसने स्वीकृति पत्र दिया था, जिसके माध्यम से किसान जो है सीधा यहाँ पर हम बात करें शासक और आपकी यहाँ पर हम बात करें किसानों के बीच में जो है किस प्रकार से संबंध हो गया था, जो कि आपके कर देते थे। सड़क और संचार, तो उसने ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी, जो कि आपके GT रोड कहा जाता है इसका निर्माण करवाया था। और केवल ये व्यापारिक मार्ग नहीं था, बल्कि आपके साम्राज्य की जो है धमनियाँ थी। इसने जो है आपके हर 2 कोस
पर सराय और विश्राम गृह बनवाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। मुद्रा प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके शेरशाह ने जो है आपके तांबे के दाम और चांदी के रुपये को प्रचलित किया था, और यह मुद्रा प्रणाली सदियों तक जो है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनी रही थी। मुगल प्रशासन के लिए जो है आधार कैसे बनना है, तो अकबर ने इसको अनुसरण किया था, केंद्रीकरण किया था। तो जो आपके शेरशाह सूरी ने जो है केंद्रीकरण किया था, उसको अपने मुगलों ने अपनाया था, और इसको सुरक्षा, तो जो आपका ये प्रणाली थी वो डाकुओं जो व्यवस्था थी। और अगर हम बात करें, जो भी आपका सुरक्षा होता है आंतरिक क्षेत्र में, यानी कि राज्य में जो भी यहाँ पर अशांति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये सुरक्षा प्रदान करती थी। ये जो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो आपका बताया था मुगल प्रशासन के लिए आधार बन गई थी। ये जो है अच्छा किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा जो है ये सैन्य चौकियाँ बनाई गई थी, इसके माध्यम से जो है आपकी कानून व्यवस्था यहाँ पर अच्छा मॉडल पेश किया था उसने। अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका अकबर की मनसबदारी प्रणाली का विस्तृत वर्णन करना है, और इसकी मुख्य विशेषताओं और कमियों के बारे में बताने हैं। तो मनसबदारी प्रणाली की अगर हम बात करें तो अकबर ने जो है आपके 1574 से 75 के बीच में सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मनसबदारी प्रणाली लागू की थी। और अगर हम बात करें, यह एक पद यानी कि रैंक पर आधारित व्यवस्था थी। और अगर हम बात करें मुख्य विशेषताओं की, तो यहाँ पर आपके जात और स्वार, ग्रेडिंग और आपके वेतन और लचीलापन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें कमियों की, तो यहाँ पर आपके भ्रष्टाचार, यहाँ पर आपके जागीरदारी संकट, ये जो आपके अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो अकबर की मनसबदारी प्रणाली के बारे में बात करना है, किस प्रकार से जो है उसने प्रशासनिक व्यवस्था की सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है आपके मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। अगर हम बात करें विशेषता की, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अकबर की राजपूत नीति और आपके धार्मिक नीति, दीन ए इलाही का जो है आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। अकबर का जो राजपूत नीति थी उसके बारे में बात करना है। नीति के आधार पर अगर हम बात करें, अकबर ने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और अगर हम बात करें ऊंचे पदों पर राजाओं की नियुक्ति की थी। और अगर हम बात करें आलोचना क्यों की जाती है, तो यहाँ पर हम बात करें राजपूतों की जो नीति थी उसकी वो थी कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएँ और राजपूतों को ऊंचे पद दिए जाएँ। और अगर हम बात करें आलोचना इसलिए की जाती है, तो यहाँ पर आपके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों देखने को मिलते हैं। इसने अकबर को यहाँ पर जो है कट्टरता के विरुद्ध जो है आपके एक शक्तिशाली मित्र वर्ग दिया था। तो यहाँ पर हम बात करें, अकबर इतना कट्टर नहीं था। नकारात्मकता की अगर हम बात करें, तो महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी राजपूत जो हैं अकबर का अंत चाहते थे। और हम बात करें संपूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, वो यहाँ पर अकबर के अंतर्गत नहीं चाहते थे। धार्मिक नीति और दीन इलाही, अगर हम बात करें, अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो है सुलह ए कुल यानी कि शांति और भाईचारा था। दीन इलाही की अगर हम बात करें, तो अकबर ने नया धर्म स्टार्ट किया था। धर्म ईश्वर का धर्म की अगर हम बात करें, इसका नाम था, और यह संप्रदाय शुरू किया था। और अगर हम बात करें, यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक विचारधारा थी जिसमें आपके सभी धर्म की अच्छी बातें शामिल की गई थी। आलोचना क्यों की जाती थी, तो इसका उद्देश्य जो था समाज में एकता स्थापित करना था और कट्टरपंथी उलमाओं की शक्ति को कम करना था। असफलता की अगर हम बात करें, तो ये जो नीति थी पूरी तरह से जो है विफल रही, क्योंकि केवल अकबर के करीब लोग तक ही सीमित रही थी। ये आम जनता के लिए जो है लोकप्रिय नहीं हो पाई थी। अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसके बाद आपके यूनिट फिफ्थ के बारे में बात करेंगे, और आपके कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। अगर हम बात करें, इतना वीडियो अगर आपने देखा है, तो आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहता है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को शेयर भी करें, और आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो मुगल अगर हम बात करें उत्तरकाल और शिवाजी के बारे में बात करना है, तो यहाँ पर आपके औरंगजेब की दक्षिण नीति और उसकी असफलताओं के कारण उन पर प्रकाश डालना है। क्या उसकी जो है नीति मुगलों के साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बनता है। अगर हम बात करें, औरंगजेब की जो दक्षिण की नीति थी वो चाहता था कि संपूर्ण यानी कि भारत को पूरा जो है कंट्रोल करना चाहता था, दक्कन को नियंत्रण करना चाहता था, और उसकी विफलताओं के कारण भी बात करनी है। तो औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष में जो है आपके दक्षिण भारत में बिताए थे, और उसने बीजापुर और आपके गोलकोंडा को शरिया जो है सल्तनत को जीतकर मराठा शक्ति का दमन किया था। अब अगर हम बात करें विफलताओं की, अगर हम बात करें असफलताओं के कारण की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी मराठा छापामारी युद्ध शुरू किया था। मराठाओं ने उनके पास जो है कोई निश्चित युद्ध का मैदान नहीं था, और वे पहाड़ों और जंगलों में छिपकर मुगलों पर हमला करते थे, जिससे जो आपके औरंगजेब की विशाल और आपकी भारी सेना परास्त हो गई थी। संसाधनों की बर्बादी, लंबे समय तक जो है दक्षिण में रहने के कारण जो है उत्तर भारत में मुगल प्रशासन ढीला हो गया था, पड़ गया था, और शाही खजाने पूरी तरह जो है आपके खाली हो गया था।
बीजापुर और आपके गोलकोंडा का अंत, तो इस संतलतों को जीतकर आपके औरंगजेब ने एक बड़ी सामरिक भूल की थी। इसके ख़त्म होने के बाद जो है आपके मुगलों और मराठाओं के बीच में कोई यहाँ पर बफर स्टेट नहीं बचा था और सीधे जो है आपके संघर्ष शुरू हो गया था। ये आपके मराठाओं के मध्य और आपके अगर हम बात करें औरंगजेब के बीच में हो रहा था। अगर हम बात करें क्या मुगलों की जो है आपके पतन के कारण ये बनी थी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये मुगल साम्राज्य के लिए पतन का कारण बन गया था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें जो यहाँ पर आपका मुगलों की नीति थी, यानी कि औरंगजेब की नीति थी कि पूरे भारत को वो आपके दारुल इस्लाम के अंतर्गत लाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिवाजी के प्रशासन, यानी कि अष्टप्रधान और आपकी उसकी सैन्य नीति, उनकी सैन्य नीति का वर्णन करना है। तो शिवाजी का जो प्रशासन है उसमें अगर हम बात करें किस प्रकार से रहा था, और अगर हम बात करें अष्टप्रधान परिषद यानी कि मंत्री परिषद क्या क्या था, यहाँ पर आपको ये बात करनी है। तो इसमें आपके पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, दरी दरी दबीर, और अगर हम बात करें न्यायाधीश और आपके पंडिता राव के बारे में देखने को मिलता है। सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पागा, सिलहदार देखने को मिलते हैं, दुर्ग प्रबंधन देखने को मिलते हैं, छापामार युद्ध देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन आपका हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में नूर जुंटा की भूमिका का विश्लेषण करना है। तो यहाँ पर हम बात करें जो जहांगीर के शासनकाल में नूर जुंटा की अगर हम बात करें तो नूर जुंटा जो है आपके मूल रूप से मेहरुनिसा, यहाँ पर अगर हम बात करें इसका प्रभाव मुगल राजनीति में अद्वितीय था। और 1611 में अगर हम बात करें तो जहांगीर से विवाह के बाद जो है उसने राज्य के हमलों में अपना सर्वोच्च स्थापित किया था, जिससे जो है नूर जुंटा के नाम से जाना जाता है। तो इसको यहाँ पर अगर हम बात करें नूर जुंटा के नाम से जाना जाता है। नूर जुंटा की अगर हम बात करें क्या इस नूर जुंटा का गठन किस प्रकार से किया गया था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नूरजहां ने अपने परिवार के सदस्यों को यहाँ पर सत्ता के केंद्र में नियुक्त किया था। यहाँ पर अगर हम बात करें उसका पिता, भाई और अगर हम बात करें दामाद, तीनों ही यहाँ पर आपका देखने को मिल जाता है। शासन का प्रभाव, तो नूरजहां ने जो आपके जहांगीर को अपना यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी लत यानी कि शराब और अफीम के कारण शासन के प्रति उदासीन बना दिया था, जिसका लाभ उठाकर उसने क्या किया था कि यहाँ पर हम बात करें एक गुट बना दिया था। उसका निर्णय ही आपका यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर शासन में हिस्सा लेता था, और अगर हम बात करें जो गुट था वही आपका शासन करता था। उसने जो है आपके बादशाह बेगम की उपाधि ली और सिक्के भी जारी किए थे। अगर हम बात करें आलोचना की अगर हम बात करें तो नूरजहां की का जो गुट था शक्तिशाली तो था, लेकिन अगर हम बात करें इसने जो है दरबार में गुटबाजी को जन्म दिया था। गुटबाजी का अंत जो है आपके शहजादा खुर्रम शाहजहाँ और नूरजहां के बीच में आपके सत्ता के संघर्ष में बदल गया था, जिससे जो है आपके जहांगीर के शासन में अंतिम वर्षों में अशांत रहा। यानी कि अगर हम बात करें जहांगीर का शासन जो है खत्म हो गया था शाहजहाँ के बाद। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें शाहजहाँ जो है आपके जहांगीर को कैप्चर कर लेते हैं। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो है उत्तरदायी मुख्य राजनीतिक और आपके आर्थिक कारणों की विवेचना करनी है। तो यहाँ पर आपकी राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो औरंगजेब की जो दक्षिण की नीति थी, उत्तराधिकारी के युद्ध थे, अगर हम बात करें अयोग्य उत्तराधिकारी था, यहाँ पर दरबारी गुटबाजी थे, ये आपके देखने को मिल जाता है। आर्थिक कारण की अगर हम बात करें तो जागीरदारी संकट देखने को मिल जाता है और कृषि पर दबाव और आपके राज्य कोष की रिक्तता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो है उत्तरदायी राजनीतिक और आपके आर्थिक कारण देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके औरंगजेब की दक्षिण की नीति, उत्तराधिकारी युद्ध, अयोग्य अधिकारी, ये जो आपके देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुगलकालीन प्रशासन और आपके समाज और आपके अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी है। अगर हम बात करें मुगलकालीन जो है आपके यहाँ पर आपकी भू राजस्व व्यवस्था, जब्ती और आपके दहशाला पद्धति का विस्तृत वर्णन करना है। तो मुगल कालीन जो है भू राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जब्ती और आपके दहशाला पद्धति की अगर हम बात करें तो अकबर ने जो है आपके राजा टोडरमल की सहायता से जो है भू राजस्व की क्रांति यहाँ पर आपकी सुधार किए थे, जो कि आपके क्रांतिकारी सुधार किए थे। और अगर हम बात करें जो टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाने जाते हैं या फिर प्रसिद्ध हुए थे। अगर हम बात करें जब्ती प्रणाली की तो ये आपके प्रणाली मुख्य रूप से जो है आपके बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान की में लागू हुई थी। अगर हम बात करें इसमें आपकी भूमि की जो है आपकी नपाई यानी कि पैमाइश की जाती थी और राज्य का हिस्सा निश्चित होता था। राजस्व का निर्धारण आपके नगद के रूप में किया जाता था। यहाँ पर हम बात करें दहशाला पद्धति तो आईने दहशाला भी कहा जाता है इसको।
अगर हम बात करें ये जो है 1580 में शुरू की गई थी। कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और आपके उन 10 वर्षों में प्रचलित औसत की कीमतों के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। लाभ की अगर हम बात करें तो इससे जो है आपके राजस्व में स्थिरता आई और किसानों को हर साल जो है बदलते करों की अनिश्चितता से मुक्ति मिल गई थी। भूमि का वर्गीकरण तो यहाँ पर आपकी पोलज सबसे उपजाऊ भूमि जिस पर आपकी हर साल खेती होती थी। परती यहाँ पर अगर हम बात करें उपजाऊ भूमि जिससे उर्वरकता लौटने के लिए जो है आपके एक या 2 साल खाली छोड़ जाता था। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर चाचर की अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल खाली रखने वाली भूमि हो जाती है। बंजर भूमि की अगर हम बात करें तो 5 साल या उससे अधिक समय तक खाली पड़ी भूमि देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें आपके मुगल कालीन जो व्यापार और आपके वाणिज्य के ऊपर प्रकाश डालना है, किस प्रकार से जो आपके बिजनेस होता था, और अगर हम बात करें यहाँ पर कमर्शलाइजेशन होता था, इसके बारे में बात करनी है। इस समय जो आपके भारत में मुख्य रूप से जो है क्यों निर्यात किया जाता था, तो क्या निर्यात किया जाता था और क्यों निर्यात किया जाता था, उसके बारे में बात करनी है। अगर हम बात करें आपकी मुगल कालीन जो आपके व्यापार और आपके वाणिज्य हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यापार के केंद्र आपके आगरा, दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद और आपके बहरानपुर, ढाका जैसे शहर देखने को मिलते हैं। बैंकिंग और अगर हम बात करें साख, तो मुगलों के समय जो आपके हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज होता था उसका प्रचलन बहुत अधिक था, जिससे जो है आपके बड़ी दूरी के व्यापार को भी सुरक्षित बनाया था। विदेशी व्यापार की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज ये जो है यहाँ पर व्यापार करते थे। भारत से जो निर्यात होता था सूती वस्त्र होता था क्योंकि यहाँ पर पैदा होता था। नील भी जो है भारत के गुजरात और बिहार में होता था। और मसाले जो है आपकी काली मिर्च और आपकी यहाँ पर दाल और चीनी और आपकी इलायची देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अन्य कच्चे रेशम ये जो आपके सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें आपका समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति की अगर हम बात करें तो कुलीन वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये शासन वर्ग थे जिन्हें आपके मनसबदारी के माध्यम से जो है जागीरदारी दी जाती थी। इनका जो है जीवन शैली जो है अत्यंत ही विलासी और आपकी भव्य थी। उलेमा की अगर हम बात करें तो धार्मिक कानून के विशेषज्ञ थे और समाज में इनका बहुत सम्मान था, लेकिन राजनीति में इनका यहाँ पर दखल समय समय पर बदलता रहा। अगर हम बात करें जहांगीरदार की अगर हम बात करें तो स्थानीय शक्ति यहाँ पर आपके थे। यहाँ पर अगर हम बात करें स्थानीय शक्ति थे ये। और अगर हम बात करें इनकी भूमिका जो है मध्यस्थ थी। और अगर हम बात करें वे किसानों से लगान वसूलते थे और सरकारी खजाने में जमा करते थे। किसान की अगर हम बात करें तो ये आपके समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। और अगर हम बात करें अपनी ज़मीनों वाले थे। और अगर हम बात करें आपके पाहिकाशत दूसरे गाँवों के में जाकर आपकी खेती करने वाले थे। किसान मुख्य रूप से काम करते थे और इनका जीवन जो है वह आपके बहुत कठिन और पारिश्रमिक पर आधारित था। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपके मुगल साम्राज्य के विभिन्न यहाँ पर वर्गों यानी कि उलेमा, कुलीन, जागीरदार और किसानों की स्थिति के पर वर्णन करना है। तो ये आपका लास्ट रहने वाला है। किस प्रकार से जो है इसमें कुलीन थे, तो इसमें जो है समाज के सबसे ऊंचे वर्ग के लोग कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि ईरानी है, तुर्क हैं, ये जो आपको देखने को मिलते हैं, राजपूत हैं, अफगान हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। उलेमा की अगर हम बात करें तो ये धार्मिक वर्ग हैं। और अगर हम बात करें जागीरदारी जो कि आपके क्षेत्र में रहते हैं और आपके कर लेते हैं। किसान जो हैं वो भी आपके यहाँ पर हो जाएंगे, रियात कहा जाता है उनको। अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका यूनिट 5th का, वो रहने वाला है मुगल राज्य की प्रकृति कैसी थी और ये केंद्रीय निरंकुश शासन था या फिर सामंती था, इसके बारे में बात करना है। तो मुगल राज्य की प्रकृति और निरंकुश और आपके सामंती के बारे में बात करना है। मुगल राज्य की प्रकृति और पर आपके इतिहासकारों में जो है व्यापक भेद है। इससे जो है किसी एक श्रेणी में रखना कठिन है। केंद्रीकृत निरंकुश शासन की अगर बात करें तो बादशाह की सर्वोच्चता, मुगल शासक के पास अंतिम सैन्य और आपकी न्यायिक और विधायी शक्तियाँ थी। वह राज्य का सर्वोच्च कमांडर था, मालिक था। और प्रशासनिक तंत्र की अगर बात करें तो आपके मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से जो है आपकी बादशाह ने पूरे साम्राज्य को सीधे अपने नियंत्रण में रखा था। किसी भी अधिकारी का पद जो है आपकी वंशानुगत नहीं था। और अगर हम बात करें उसे बादशाह द्वारा जो है बनाया गया या फिर बिगाड़ा नहीं जा सकता था या बिगड़ा जा सकता था, सॉरी। अगर हम बात करें ये जो आपके हो जाएगा सामंत तत्व हो जाएगा। लास्ट आपका निष्कर्ष आपको लिख कर आना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करें 3rd सेमेस्टर यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में 1200 से लेकर आपके 1740 के बीच में। अगर आपको आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। 2 टेलीग्राम चैनल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा।
आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर हम बात करें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग।